Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि निखिल, पहला सवाल आपके लिए अंकित आनंद का है। लुकिंग एट चिराग पासवान इंसिडेंट, what is the future of young leaders in our country? In many states, old guard are not allowing young leaders to flourish. यंग लीडर के भविष्य को लेकर के सवाल पूछा गया। ऐसा है नहीं कि ओल्ड गार्ड यंग लीडर्स के भविष्य को रोक दे रहे। मतलब ठीक पॉलिटिक्स में आपको ये कभी हो, आप ये उम्मीद ही मत रखिए कि चाहे, मतलब हमने तो बाप बेटे में भी राज देख ही लिया, आप ही के स्टेट में हुआ था। तो आपको अपनी प्लेस अर्न करनी पड़ती है, चाहे आप यंग हो, ओल्ड हो, अधेड़ हो, कैसे भी हो। तो अगर आप उतने शार्प नहीं है, अगर आप उतने मेहनती नहीं है, अगर आप उतने कनिंग नहीं है, तो आपको यंग होने को लेकर के जो लाइसेंस मिलता है, आप उसको भुना नहीं पाएंगे कभी भी, पॉलिटिक्स में हो चाहे वो किसी और जगह पे हो। और पॉलिटिक्स में जिसको कह लीजिए आप, मतलब बिना कॉन्टेस्ट के उस चीज का मजा ही नहीं है। तो आप जहां तक कि अलाउ करने वाली चीज है, तो वो तो कोई नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर आप ओल्ड गार्ड से पूछेंगे भाई आप कब रिटायर होना चाहते हैं, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। 60 लोग कहेंगे नहीं उसके अभी तो मैं मजबूत हूँ, 70 कहेंगे नहीं अभी मैं और कर सकता हूँ, लोग 80-85 तक की इच्छाएं होती हैं। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर यंग लीडर्स चाहते हैं तो फिर उन्हें थोड़े से ब्रेव डिसीजंस लेने की कोशिश करनी चाहिए, और जहां उन्होंने रिस्क लिया है वहां पे उन्होंने अचीव किया भी है। बिल्कुल, ये तो मतलब एक एग्जाम्पल अगर आपको कोट हम करना, अगर एक एग्जाम्पल हम देखें तो 2 यंग लीडर्स हैं जिनके भविष्य को इस तरह से, मतलब जिनकी जहां से बहस निकल के आई है कि नहीं ओल्ड गार्ड अलाउ कर नहीं रहा है। एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया है और राजस्थान में सचिन पायलट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक फैसला ले लिया और उन्होंने अब वो उसका अच्छा या बुरा वो फेस करेंगे। अगर वो अच्छा निकलता है तो वो उनकी किस्मत है, खराब निकलता है तो वो उनकी किस्मत है। सचिन पायलट ने डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा दिया। तो अगर आप जिसको कहते हैं फ्रंट फुट पे आके खेलने को तैयार हैं, तो आप खुद को यंग कहिए, तो आप खुद को पॉलिटिशियन कहिए, और फिर उसके अच्छे या बुरे नतीजे आपके होंगे। दूसरी चीज ये है कि जो नेता ओल्ड गार्ड या न्यू गार्ड की कहे कि साहब इनकी वजह से नहीं बढ़ पाने, इसका मतलब आप नेतागिरी के लिए उपयुक्त नहीं है ना। ये बड़ा तो रामायण में भी जी हाँ। राम जी से कहा गया था ना कि ठीक है आपके फादर आपको नहीं दे रहे हैं तो आप तो राजकुमार हैं, आपको लड़ के जीत लेना चाहिए। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही लॉजिक पॉलिटिक्स में लागू होता है। कोई देगा नहीं आपको प्लेट पर रख के। अगला सवाल शशांक जोशी का है। डू यू थिंक दैट देयर इज अ लैक ऑफ प्लानिंग इन मोस्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट strategies, whether it's GST implementation, demonetization, farmers bill, vaccination plan? Whereas if we compare BJP's electoral planning, it works very well. How do you look at this? निखिल, आज रोल रिवर्सल है, आज आपको जवाब देने हैं। उनके सवाल में उन्होंने जवाब लिखा हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी एक अच्छी इलेक्शन मशीन है। चुनाव कैसे लड़ना है, अब बिल्कुल IIM के लोगों को भी किताबें लिखनी चाहिए बीजेपी में, और वो पढ़नी चाहिए पूरी दुनिया में। वो उसके गुरु है, मास्टर है। अब दूसरी बात है, जो जिन डिसीजंस का नाम हमारे व्यूअर ले रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस से उनका संबंध है। और ये उम्मीद की गई थी कि जब आप 3 टेन्योर का एक्सपीरियंस लेकर के वहां पे आएंगे एक स्टेट से जो कि बहुत अच्छा कर रहा था, कम से कम ये बताया गया, यही चीज सेल की गई गुजरात मॉडल। तो थ्योरी में ये लग रहा था कि ये चीज बहुत अच्छी होगी, लेकिन मतलब अगर उनकी कॉम्पिटेंस को सीधे क्वेश्चन ना भी किया जाए तो भी आप सक्सेसिव डिसीजंस में देख पाएंगे कि या लैक ऑफ कॉम्पिटेंस आपको सीधे सीधे दिख जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सोच करके फैसले लिए नहीं गए। वैक्सीन पॉलिसी इसका क्लासिक उदाहरण है। इससे पहले आप जाएंगे डेमोनेटाइजेशन जिसका वो नाम ले रहे हैं, वो भी एक अच्छा ही उदाहरण। जीएसटी में मैं नहीं कहूंगा कि ये अकेले मोदी सरकार की वजह से हुई गड़बड़ है, क्योंकि जीएसटी कोई भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो इसी तरह से प्ले आउट होने वाली थी। डिफरेंस क्यों लोग मतलब खड़ा करते हैं, लोग इस गवर्नमेंट से ज्यादा अपेक्षा क्यों रखते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छा करना था, आपने नहीं किया, और वो एक शिकायत की तरह इसमें पैदा हुई क्योंकि इन्होंने कभी एडमिट किया नहीं कि इनसे कोई गलती होती है, या ये किसी भी मायने में इम्परफेक्ट है। मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं एस्ट्रोनॉट, तो अगर उस तरह से आप काम करेंगे तो गलतियां हो जाती हैं, और तभी लोग आपकी कॉन्फिडेंस को क्वेश्चन करते हैं। शशांक, आपके सवाल पे मेरा भी एक रिमार्क है कि संगठन चलाना, चुनाव जीतना
पब्लिक को प्रॉमिस करना, नैरेटिव सेट करना, इट नीड्स सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स, और बीजेपी इसमें माहिर है, जो हमने देखा भी है, और गड़बड़ाते भी हैं कई जगह पे। अगर आपके पास एक सॉलिड लीडर है तो कई बार आप सेल थ्रू भी करते हैं। सरकार चलाने में आपको एक अलग किस्म का बड़प्पन दिखाना होता है, वहां पे अहम नहीं चलता है, क्योंकि वहां पे आपको डिलीवर करना है, रिजल्ट देना है। इलेक्शन इज प्रॉमिस, गवर्नमेंट इज डिलीवरी, और आप जब डिलीवर करना है तो आपकी स्क्रूटनी भी खूब होगी, आपको सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, और उस मामले में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को और काम करने की जरूरत है। आलोचनाओं को सहन करना, अगर कोई समालोचना कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज बता रहा है तो उसको एडमिट करना, चाहे वैक्सीनेशन पॉलिसी हो, आप देखिए कैसे गोल पोस्ट चेंज होते रहे, तो आप मानिए ना कि भाई ठीक है, आपके पास दुनिया भर में इतने एक्सपर्ट्स हैं, आप उनको साथ लाते, बिल्कुल अटेंटिव रहते लगातार, और अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी को आप शुरू से दुरुस्त रखते। जो काम अब आप कर रहे हो, बहुत सारे आप कंसल्टेंसीज को, बहुत सारे लोगों को साथ लाके अब आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते, तो वो पहले भी हो सकता था, उस अहमता से बचना चाहिए। अजय सिंह का सवाल है, कैन वी सी सचिन पायलट इन दिल्ली लीडिंग कांग्रेस फॉर 2024 as he's young, talented, smart, loyal, also will have strong backing from G23? अजय सिंह, आपके सवाल के दो जवाब हैं। पहला, ये मुमकिन नहीं है सचिन पायलट केंद्र में आके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ना तो उनके पास किसी तरह की बैकिंग होगी ओल्ड गार्ड की, ना न्यू गार्ड की। जो न्यू गार्ड है वो उन्हें अपने उनके समकक्ष मानेगा, अपना नेता नहीं मानेगा, और ओल्ड गार्ड कंफर्टेबल नहीं होगा। दूसरी चीज, G23 की बैकिंग होगी, लेकिन G23 कांग्रेस नहीं है, और G23 के ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट रहने की वजह से ही इनका अस्तित्व है, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, एक लंबी फेरिस्त है, उसमें जनाधार वाले नेता बहुत कम ही हैं। और तीसरी चीज, कांग्रेस विल नॉट सी बियॉन्ड गांधी फैमिली, इस पर हम काफी बार बात कर चुके हैं। अहान वैद्या का सवाल है, इज तेजस्वी सूर्या द फ्यूचर ऑफ बीजेपी एंड द फ्यूचर ऑफ बीजेपी कर्नाटका स्पेसिफिकली इन द पोस्ट येदियुरप्पा एरा? नो, आई डोंट थिंक सो। तेजस्वी सूर्या अभी बहुत यंग है, ही इज इन हिज अर्ली 30s, 1990 बॉर्न है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, अर्बन लीडर हैं, और वहां पर कर्नाटक को एक ऐसे लीडर की भी जरूरत होगी जो लिंगायत या वोकलिगा, दो जो डोमिनेंट समुदाय हैं, उनसे आता हो, और जिसका पैन कर्नाटक अपील हो। तो अभी तेजस्वी सूर्या बहुत दूर की कौड़ी है। ओमकार दड़पे का सवाल है, व्हाट आर द ऑड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और फ्रॉम जम्मू कश्मीर, बेसिकली अवे फ्रॉम हिंदी हार्टलैंड? आई विल बी मोर देन हैप्पी जिस दिन मतलब मैं चाहता हूँ राष्ट्रपति के ही पद पे कम से कम नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति रहे। रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, और वो हमेशा नंबर्स के बेस पे नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे नहीं होना चाहिए। और प्रेसिडेंट की पोस्ट में तो हमने कई दफा देखा है कि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का वो टूल होता है ना, कि आप प्रेसिडेंट पे किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, और उस चीज को खूब एडवर्टाइज भी किया जाता है। और मुझे ध्यान है कि जब ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा था तब भी, या ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल से पहले जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात चल रही थी किसको बनाया जाए, तो कई नाम थे, लेकिन ये कहा गया कि नहीं साहब, सब दक्षिण का हो जाएगा या उत्तर का। कई बार उत्तर के नाम आते हैं, तो नहीं, प्रधानमंत्री उत्तर से है तो वो दक्षिण से। इस तरीके के बैलेंस की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर से भी बन सकता है, नॉर्थ ईस्ट से भी बन सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और बनता है तो अच्छी बात है। पर देखिए, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको इसको आप किसी भी ढंग से ले सकते हैं, उसको हिंदुस्तान के एक बड़े वर्ग से कम्युनिकेट करने की सलाहियत आनी चाहिए। ये लिमिटेशन हम देखी, कामराज ने मना किया, देवेगौड़ा के वक्त में भी लिमिटेशन देखी है। शिव मोहन सक्सेना का सवाल है, बोथ सौरभ एंड निखिल, इन योर व्यू व्हाट इज गुड रोड मैप फॉर रिमूविंग करप्शन फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट एंड होल सिस्टम ऑफ इंडिया? बताइए निखिल जी। एक पूरी रिपोर्ट है ना, यूपी के डीजीपी रहे हैं वो प्रकाश सिंह, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट तक के उस केस को लेके गए हैं, पुलिस रिफॉर्म को उन्होंने बड़ी मेहनत की है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सरकार को सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है उस रिपोर्ट को। उसमें लगभग मतलब एक रामबाण की तरह है, वो आपको चलाना है। अब वो पॉलिटिकल बिल जो सरकार दिखा पाएगी वो कर पाएगी। मैं निखिल की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक दो मेरे और सबमिशन है इसमें। प्रकाश सिंह वाली रिपोर्ट में वो सारी चीजें हैं भी। एक तो फिक्स टेन्योर वाली बात हो, दूसरा विजिलेंस की बात हो, तीसरा फैसिलिटीज की बात हो। इतने रिफॉर्म्स चाहिए, मतलब आप गश्ती के लिए जो डीजल का अलाउंस देते हो वो इतना कम है कि उनको खुद से मैनेज करना पड़ता है एसएचओस को। अब खुद से मैनेज होंगे तो आप कहीं से मैनेज करोगे, तो कहीं मोबिलाइज करोगे, तो वो
मतलब अंतहीन है। और मुझे लगता है कि पुलिस को सर्विसेज फैसिलिटीज वैसी ही देनी चाहिए जैसी सेना को मिलती है, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। अगर आप करप्शन को दूर करना चाहते हैं तो पहले फैसिलिटीज भी इंश्योर करिए, विजिलेंस रखिए। आप चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, चाहे उनकी रिहाइश की बात हो, पुलिस वाले कहाँ रहते हैं क्या, हालांकि कई पुलिस वाले कहते हैं नहीं नहीं हम एनकरेज करते हैं कि आप सिविलियन आबादी के बीच रहो। फैसिलिटीज की बात हो, फिटनेस को लेकर बहुत सख्ती होनी चाहिए। अगर आप फिट नहीं है तो फिर जैसे आर्मी में लगातार आपके फिटनेस के चीजें होती रहती हैं, आप वहाँ बहुत ज्यादा आपको लोग नहीं मिलेंगे जिनका पेट बहुत निकला हो। कुछ ऑफिसर्स होते हैं लेकिन उनके भी बार बार मेडिकल बोर्ड लगते रहते हैं। बीपीटी निकालनी होती है सौरभ, 3 महीने में आप नहीं पास करते तो आप कॉम्बैट फॉर्मेशन में रह ही नहीं सकते। यही चीज मैं कह रहा हूँ ना कि वहां तो नहीं, लेकिन पुलिस में आपको ऐसे लोग लगातार दिखते हैं जो आपकी एफिशिएंसी को भी घटाते हैं। मैन पावर की कमी है, छुट्टियां नहीं मिलती हैं, तो बहुत सारे मसले हैं जिन पे सुधार की जरूरत है। और प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट कैन बी अ गुड स्टार्ट। अगला सवाल तुषार मधुराम का है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या होने वाला है यूपी में, प्रियंका गांधी कुछ कमाल कर पाएंगी या नहीं? फिलहाल तो बहुत मुश्किल लगता है। वो बयानों के स्तर पर बहुत मोर्चा देने की कोशिश कर रही है बीजेपी को, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बहुत हो रहे हैं, लेकिन बूथ लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत पुअर है कांग्रेस का। और यूपी में वैसे भी फिलहाल चतुष्कोणीय मुकाबला दिख रहा है। सो आई डोंट थिंक कांग्रेस विल डू वंडर्स। शर्मा जी, हाँ यही नाम है। मेरा प्रश्न सौरभ सर से कि जनता मोदी जी को कोविड में सही से काम नहीं करने के बाद भी क्या वापस चुनेगी? इस सवाल का जवाब जनता दे सकती है, हम नहीं दे सकते। पर मैं चाहता हूं कि इस देश की जनता के लिए हेल्थ और एजुकेशन सबसे बड़े मुद्दे बने, और इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जिसमें शिक्षक हैं, पत्रकार हैं और लोग हैं, वो इस चीज पे काम करें ताकि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। कोई भी आपका वोट क्लेम कर रहा है तो वो क्लियर रोड मैप बताए, डेडलाइन के साथ बताए, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, और फिर जवाबदेही फिक्स हो। चुनने नहीं चुनने को लेकर के तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जनता को ही डिसाइड करना चाहिए और किसी को से कलर नहीं करना चाहिए, चाहे पत्रकार भी हो। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस चीज पे जरूर कमेंट किया जा सकता है कि उसका इलेक्टोरल रिलेवेंस क्या होगा। और अगर, और ये चीज मैं पहले भी नेता नगरी में कह चुका हूँ, रिकॉर्ड पे है, जब मैंने एक डिजाइन नोट दिया था उसमें राजदीप दिखाएगी कि अगर हम दोबारा वैसी विभीषिका नहीं देखते हैं जैसी हमने अप्रैल और मई के महीने में देखी है, तो अभी पूरे 3 साल हैं इलेक्शंस में, तो बहुत मुश्किल है कि हमारे देश में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली दिक्कत है, गजनी वाली, वो वहां तक कैरी हो ही नहीं पाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी इलेक्टोरल रिलेवेंस रहेगी इस विभीषिका की, अगर आइंदा कुछ नहीं होता है तो अगर अगर सरकार मतलब देख रही है, सुन रही है, तो अगर वो अभी भी कोर्स करेक्शन करते हैं तो वो पीछे छोड़ देंगे उसको। दूसरी चीज ये है कि फौरी तौर पर तो दिख रहा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतनी मुश्किलों का सामना कर रही है, इतना परेशान है, अपनी स्ट्रेटजी पे रिवर्क कर रही है। प्रणीत प्रसून का सवाल है, आखिरी सवाल है, आगामी 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जब लल्लन टॉप की टीम और आप चुनाव को कवर करने जाएंगे, तो उस समय के अपने अनुभव और राजनीतिक विश्लेषण और बाद में परिणामों के राष्ट्रीय स्तर पर महत्व पर कोई किताब लिखने का विचार आपने किया है? विचार तो खूब आता है भैया, लेकिन किताब लिखने के लिए जिस अनुशासन की जरूरत है, नोट्स लेने की जरूरत है, और मुझे उसका अभाव दिखता है। तो कई किताबें हैं जो जहन में है, लेकिन कई किताबें, कई कहानियां, लेकिन आई एम सॉरी, वो मेरी कमी है कि मैं उनको कागज पे उतार नहीं पा रहा हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। निखिल, फुर्सत की सलाह इस बार पन्नी आरम पद्मिनियम, एक तमिल फिल्म है, और मैं बताता हूँ कि मैं उसको क्यों देखने के लिए कह रहा हूँ। 2014 में आई थी सौरभ, और मैंने पहले उसको टाइटल रिपीट कर दीजिए। पन्नी आरम पद्मिनियम, सियाट पद्मिनी गाड़ी आती थी ना, वो वाली। हाँ, वो उसी के बारे में कहा, ये भी है। और 2014 मैंने पहले हिंदी में देखा इसको, मैंने कहा नहीं यार, इसको तमिल में ही देखते हैं सबटाइटल के साथ में, उसमें ज्यादा मजा आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे अब तो कार एक मिडिल क्लास सपना है, अब हर कोई अपने घर में रखना चाहता है, और जब कार आती है तब खुश भी बड़े होते हैं। लेकिन एक थोड़ा पहले का टाइम था ना, जब जैसे कस्बे में या गांव में 2-3 गाड़ियां होती थी, या एक आध कोई गाड़ी होती थी, जो सबसे बड़ा परिवार होता था उनके यहाँ पे एक होती थी। तो वैसे ही एक परिवार है जिनके यहाँ किस्मत से एक कार आती है, और लेकिन वो जो जमींदार है उनको कार चलानी आती नहीं है। तो वो बड़ा एक क्यूट मतलब जिसको कहते हैं ना कर्व स्टोरी है, कि वो किस तरह वो बड़ी उम्र में कार चलाना सीखते हैं उसको लेकर। और उसको ऐसा नहीं है कि वो उनके घर में खड़ी है तो वो सिर्फ उनको या उनकी वाइफ, वो पूरे गांव की उम्मीद है उस कार में। हर कोई अपने लिए छोटी छोटी चीजें उसमें ढूंढ रहा है। तो देखने लायक फिल्में देखी जा सकती है।
और ये यही इस बार की यही है, क्योंकि मैं भी घर आया हूँ तो मैं भी थोड़ा गाड़ी का हाथ साफ कर रहा हूँ, तो मैं देखते देखते वही। और राजेश जोशी की एक कविता भी है, बड़ी उम्र में कार सीखने के बारे में, मुझ पे लागू नहीं है, लेकिन आपको फिल्म देखते हुए आपको याद आएगा। ठीक है, मेरी इस बार ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके उनके जीवन का जो सबसे उत्सव का दिन है वो इसी सप्ताहांत में है, तो मैं उसमें व्यस्त रहूंगा कि जिसको हम बोलते हैं पैम्पर करना, ठीक है, कितना मैं स्नेह लुटा सकूं। 3 किताबें हैं। एक किताब है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, हिज होलीनेस द दलाई लामा, एडिटेड बाय रेणुका सिंह। पेंगुइन से ये किताब, छोटी सी किताब है, दलाई लामा के कोट्स की किताब है। इसमें से एक कोट मैंने पिछले दिनों उसमें भी डाला था ट्विटर पर और काफी वायरल हुआ था, और वही कोट मैं देख रहा हूँ, हालांकि उससे मिलते जुलते भी कुछ कोट नजर आ रहे हैं, अगर वो मिल जाता है तो हाँ, वही सामने खुला है। We must listen to scientists and specialists. Their voices and knowledge are very important. Even religious people should pay attention to scientists instead of just praying and praying. In the ancient Nalanda Buddhist tradition, which we Tibetan follow, everything is investigated and not accepted by faith alone. If through reasoning we find some contradiction, even in Buddha's own words, then we have the right to reject them. हमें निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को सुनना चाहिए, उनकी बात, उनका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक लोगों को भी वैज्ञानिकों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, हर वक्त सिर्फ प्रार्थना करने के बजाय। पुराने नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, जिसको हम तिब्बत के लोग फॉलो करते हैं, हर चीज की जांच पड़ताल की जाती है और सिर्फ फेथ, सिर्फ भरोसे के बाद बिना पर चीजों को स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर हमें तर्कों के जरिए ये लगता है कि बुद्ध ने जो कुछ बातें कही हैं वो दुरुस्त नहीं लग रही हैं, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम उनको भी खारिज कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं चाहता हूं कि इसको देश के हर चौराहे पे लिखवा देना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बुक आई रिकमेंड। दूसरी बुक मेरे प्रिय लेखक देवदत्त पटनायक की लेटेस्ट बुक है, रूपा पब्लिकेशन से आई है, मैरिज 100 स्टोरीज अराउंड इंडियाज फेवरेट रिचुअल। शादी के 100 कहानियां हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूं, मैंने पन्ना मोड़ा भी था। वो कहानी हम सबने सुनी है कि शूर्पणखा राम से शादी करना चाहती हैं, राम लक्ष्मण के पास भेज देते हैं और फिर जबरदस्ती करती हैं, सीता को मारने ली जाती है तो नाक वाक काट ली जाती है। अब ये कहानी क्या है, इसका शीर्षक है पबुजीज हाफ वेडिंग। इसमें कहा जाता है कि अगले जन्म में शूर्पणखा की इच्छा होती है कि वो लक्ष्मण की पत्नी बने, ठीक है। ईश्वर इसके लिए, जो देवता है, वो राजी हो जाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि लेकिन वो कभी तुम्हारा पति नहीं बनेगा, तुम उसकी पत्नी बनना चाहती हो, ये इच्छा की पूर्ति होगी, पर वो तुम्हारा पति नहीं बनेगा। तो जब ये देवताओं की बात सुनती है शूर्पणखा, तो कहती है कि उस केस में जो रावण का अवतार हो वो लक्ष्मण को मार डाले, ठीक। अब इसके बाद लोक कथा आगे बढ़ती है कि शूर्पणखा बनती है फूलवती, लक्ष्मण बनते हैं पबुजी और रावण बनते हैं जिंधर्व खिंची। और यहां से कहानी आगे बढ़ती है। फूलवती को पता चलता है कि पबुजी के पास बहुत सारे ऊंट हैं जिनको वो लंका से लेके आए हैं। वो पबुजी से शादी का निश्चय करती हैं। पबुजी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद, जो अब लक्ष्मण का अवतार है, राजी हो जाते हैं शादी के लिए। लेकिन जब उनकी सप्तपदी चल रही होती है, 7 फेरे चल रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि देवल की गाय चुरा ली है जिंधर्व खिंची ने। देवल कौन है? देवल वो व्यक्ति था जिसने पबुजी को एक चमत्कारी घोड़ा दिया था और ये प्रॉमिस लिया था कि जब भी मेरी गाय पे संकट आएगा तो तुम रक्षा करोगे तुरंत आके। तो अब सप्तपदी के फेरे चल रहे हैं, 2 या 3 फेरे हुए हैं और उसको प्रॉमिस के चलते जाना पड़ता है, और वो जो रावण का अवतार है जिंधर्व खिंची, वो पबुजी को मार देता है। तो शादी हुई भी और नहीं भी हुई। तो इस तरह की कई दिलचस्प कहानियां हैं। और पबुजी के जो बैलेड हैं, लोकगीत, वो अभी भी राजस्थान में गाए जाते हैं। मैंने एक दफा स्पीक मैके के बैनर के तहत इला अरुण एक नाटक लेके आई थी, उसमें रैना साहब भी थे और उसमें पबुजी भोपाल, वो पूरा जो कंसेप्ट होता है स्टोरी टेलिंग का, वो था वहां पे। ये किताब मैं रेकमेंड करूंगा आपको। तीसरी किताब है जिसको यतीन्द्र मिश्र ने एडिट किया है, लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर।
अख्तरी के नाम से है। इसे हार्पर कॉलेज ने छापा है और इसका जो मूल है हिंदी वो वाणी प्रकाशन ने छापा है। बेगम अख्तर कमाल की गायिका और उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में अलग अलग लोगों ने लिखा है, और जिन लोगों की भी इस शख्सियत में दिलचस्पी है उनके लिए दिस बुक इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। एक फिल्म है जिसके खूब चर्चे हो रहे थे, तमाम लोगों ने देखने को कहा, हमने फाइनली देख भी ली, जो जी। ये एक मलयालम फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है। आपको निखिल जी, आपको और आप दर्शकों को जरूर देखनी चाहिए। बाकी अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। निखिल जी, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है? जी। और दर्शकों को ये भी बताएं कि रखवाले कब से शुरू होगा। रखवाले नेक्स्ट वीक से आपको रेगुलर एपिसोड्स मिलने लगेंगे। उसके लिए बात भी शुरू कर ली है हमने, और अब वो शिकायत दूर होगी कि मतलब वो बड़ा इरेगुलर रहा है इससे पहले तक के रखवाले, तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं एक्टिवली।